सभी को नमस्कार। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है केजी इक्वेशन। केजी इक्वेशन या हम कहते हैं लीन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, देखो लीन गॉर्डन इक्वेशन जैसे जनरल हम एग्जांपल कहें कि भाई जैसे किसी हैमिल्टोनियन की हम बात करें या रिलेटिविस्टिक केस की हम बात करें तो एक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हम पढ़ते हैं। क्या एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आता है हमारे पास E स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई m स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। m क्या हो गया, रेस्ट मास हो गया। E हमारे पास क्या होगी, एनर्जी आ गई, या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एच स्क्वायर से। अब एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टन ऑपरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑपरेटर होता है हमारे पास ई कितना बनता है आयोटा एच क्रॉस, वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस और वैल्यू आ गई डेल के बराबर। तो ई स्क्वायर का मतलब आ गया आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एच को स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एच को स्क्वायर आ गया अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर आ गया डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी स्क्वायर आ गया माइनस वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर डेल स्क्वायर आ गया प्लस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। हमने सी स्क्वायर को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल कर हमने इसको इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो श्रोडिंगर इक्वेशन की जो हम बात कर रहे थे, या इसी इक्वेशन को हम क्या लिख दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसी इक्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया, देखो 1 अपॉन सी स्क्वायर वैल्यू आ गई डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई साई, है ना। इसको इधर ले आए अपन तो कितना बना, प्लस बना, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो वैल्यू कितनी बन गई, प्लस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0, या डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल्टा टी स्क्वायर इंटू साई माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। और ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हमारे पास कहलाता है कौन सा ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहलाता है डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर कहलाता है। कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर। कैसे डिनोट करते हैं अपन इसको, डिनोट करते हैं इसको डेल स्क्वायर से, है ना। डेल स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी स्क्वायर से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास कहलाती है कौन सी, लीन गॉर्डन इक्वेशन या केजी इक्वेशन। या इसी इक्वेशन को हम एक दूसरा नाम और देते हैं जिसको हम कहते हैं कौन सा, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, देखो कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट फिनोमिना या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इस इक्वेशन के लिए। वो ये इक्वेशन कहती है कि भाई ये इक्वेशन पहली बात जो है वो वैलिड होती है किसके लिए, स्पिन ज़ीरो पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, जिनका स्पिन ज़ीरो होगा, या हम कह दें, या दूसरी बात हम कह दें किसके स्पिन ज़ीरो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है ये जो इक्वेशन है, यानी वी लेस वेरी वेरी लेस देन सी के लिए एंड नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, दिस इक्वेशन शुड बी रिड्यूस्ड, this equation should be reduced to non-relativistic Schrodinger equation. For v very very less than c, this equation should be reduced to non-relativistic Schrodinger equation. ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि दिस इक्वेशन शुड बी लॉरेंज इनवेरिएंट, है ना। यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन में नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी should be
पॉजिटिव एंड फाइनाइट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और लास्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो आती है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो केजी इक्वेशन के लिए देखो कुछ बाउंड्री कंडीशंस आ गई। पहली बात कि केजी इक्वेशन है वो स्पिन जीरो पार्टिकल्स या बोसोन्स के लिए लागू होगा, है ना। ठीक है, दूसरी बात ये जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन है, यानी हम कहते हैं कि v वेरी वेरी लेस देन c है उस कंडीशन में केजी इक्वेशन या रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन है, और नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या हो जानी चाहिए, नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि दिस इक्वेशन शुड बी लोरेंज इनवेरिएंट। इसका मतलब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि m कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h को स्क्वायर, अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई डी एलम्बर्शन ऑपरेटर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, या हम कहते हैं कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा रहे, इनवेरिएंट रहे, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन शुड रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, जो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली बात है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शुड बी फाइनाइट एंड पॉजिटिव, है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हमेशा कैसी होंगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। और लास्ट हमारे पास कंडीशन है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो केजी इक्वेशन में जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें सारी की सारी हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से केजी इक्वेशन है वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेरिएंट रहेगी, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो पॉजिटिव और फाइनाइट होनी चाहिए, और किस तरीके से हम केजी इक्वेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो हम केजी इक्वेशन के बारे में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम कहें कि भाई सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं। देखो इसमें ना, तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, probability density and probability current density के बारे में, है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं कहूँ कि भाई हम किसके लिए हम निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कौन सी इक्वेशन के लिए, केजी इक्वेशन के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो केजी इक्वेशन क्या हुआ, देखो डेल स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। या इसी इक्वेशन को देखो मैंने क्या लिखा, इसी इक्वेशन को लिखा मैंने डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल 2 अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई साई इक्वल्स टू 0 आ गया। या वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर साई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी स्क्वायर और माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। ठीक है, इसको दे दिया मैंने सपोज दैट इक्वेशन नंबर दे दिया 1। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास केजी इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो अगर इस इक्वेशन का मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूँ, है ना, तो मैं कह दूँ टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, है ना, कितना बनेगा, वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस वैल्यू आ गई 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल 2 साई स्टार अपॉन वैल्यू आ गई डेल टी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई साई स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं कह दूं कि भाई इक्वेशन 1 को सपोज दैट मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, साई स्टार से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, साई से, है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मैं साई स्टार से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये इक्वेशन बनेगी साई स्टार, वैल्यू बनेगी डेल स्क्वायर साई माइनस वैल्यू आ गई 1 अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर साई स्टार डेल 2 साई अपॉन वैल्यू आ गई डेल्टा टी स्क्वायर और माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई साई स्टार साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं साई से, सॉरी साई से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय साई। तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो कितनी बनी, देखो साई डेल स्क्वायर साई स्टार
माइनस वैल्यू आ गई 1/c² साई del 2 साई स्टार अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल्टा t² माइनस वैल्यू आ गई m² c² अपॉन ए वैल्यू आ गई h² और वैल्यू आ गई साई स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। सपोज दैट इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग मैं कह दूं कि भाई इक्वेशन 3 से यदि हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 3 से अगर इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू देखो क्या बनेगी, यहाँ सिंबल माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो लास्ट जो टर्म है ये तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, साई स्टार वैल्यू आ गई del स्क्वायर साई माइनस में वैल्यू आ गई साई वैल्यू आ गई del स्क्वायर साई स्टार माइनस वैल्यू आ गई 1/c² साई स्टार del 2 साई अपॉन del t² माइनस माइनस प्लस बनेगा 1 वैल्यू आ गई c² साई और वैल्यू आ गई del 2 साई स्टार अपॉन वैल्यू आ गई del t² इक्वल टू वैल्यू आ गई 0 और वैल्यू आ गई साई स्टार del स्क्वायर साई माइनस वैल्यू आ गई साई del स्क्वायर साई स्टार माइनस वैल्यू आ गई 1/c² साई स्टार del 2 साई अपॉन वैल्यू आ गई del t² माइनस वैल्यू आ गई साई del 2 साई स्टार अपॉन वैल्यू आ गई del t² इक्वल्स टू 0। ऐसी टर्म को क्या ले सकता हूँ मैं, del डॉट वैल्यू आ गई साई स्टार del साई माइनस वैल्यू आ गई साई del साई स्टार माइनस वैल्यू आ गई 1/c²। इसको क्या लिख दें हम, ऐसा लिख दें del अपॉन वैल्यू आ गई del t साई स्टार del साई अपॉन वैल्यू आ गई del t माइनस वैल्यू आ गई del साई स्टार अपॉन वैल्यू आ गई del t और वैल्यू आ गई साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ऐसी इक्वेशन को मैं क्या लिखूँ, इसी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन को मैंने लिख दिया del डॉट वैल्यू आ गई h अपॉन 2m आयोटा से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो ये वैल्यू क्या बनी, देखो ये वैल्यू आ गई साई स्टार वैल्यू आ गई del साई माइनस वैल्यू आ गई साई del साई स्टार और इसको क्या लिख दूँ मैं, प्लस में वैल्यू आ गई del अपॉन डेल्टा t और वैल्यू आ गई h अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस m आयोटा c² है ना। और इसको मैंने पहले लिख लिया इस टर्म को, वैल्यू आ गई साई वैल्यू आ गई del साई स्टार अपॉन डेल्टा t माइनस वैल्यू आ गई साई स्टार del साई अपॉन del t इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना, इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। इसी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, जो टर्म आ रही हैं इसी टर्म्स को हम एक दो टर्म्स और सॉल्व कर लेते हैं ना। जो इक्वेशन थी वो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी इक्वेशन को। वैल्यू आ गई del आ गया डॉट वैल्यू आ गई h अपॉन वैल्यू है ट्वाइस m आयोटा साई स्टार del साई माइनस वैल्यू आ गई साई del साई स्टार प्लस में वैल्यू आ गई del अपॉन del t h अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस m आयोटा c² साई del साई स्टार अपॉन वैल्यू आ गई del t माइनस साई स्टार del साई अपॉन वैल्यू आ गई del t इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को वैल्यू लिख दी मैंने, इसको del डॉट में वैल्यू लिख दी j प्लस में वैल्यू लिख दी del रो अपॉन वैल्यू आ गई del t इक्वल्स टू 0 आ गई है ना। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है ना। तो j की जो वैल्यू है, j की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, j की वैल्यू आ गई h अपॉन 2m आयोटा है ना। यूजी क्लासेस में पढ़ी है हमने, पढ़ा है हमने एक्सप्रेशन साई स्टार del साई माइनस वैल्यू आ गई साई और वैल्यू आ गई del साई स्टार है ना। और रो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई h अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस m आयोटा और वैल्यू आ गई c² वैल्यू आ गई साई del साई स्टार अपॉन del t माइनस वैल्यू आ गई साई स्टार del साई अपॉन वैल्यू आ गई del t है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास कहलाती है कौन सी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। j जो है, j तो हमारे पास एक्सप्रेशन डिफाइन करता है किसका, j तो कहलाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, और दूसरी जो कंडीशन है, सॉरी j जो है ये तो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ना। j जो है ये तो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी
करंट डेंसिटी, और रो जो है ये हमारे पास कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। अब हमने कंडीशन कही थी उसमें केजी इक्वेशन के लिए कि केजी इक्वेशन के लिए हमारे पास एसेंशियल कंडीशन थी कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मस्ट बी फाइनाइट एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे कि फाइनाइट एंड पॉजिटिव हम किस तरीके से डिफाइन करें। दूसरी हमने कंडीशन बताई थी कि भाई जो केजी इक्वेशन शुड बी लॉरेंज कोवेरिएंट होनी चाहिए, है ना, या हमारे पास तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट हमारे पास वो इक्वेशन रहनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।